हेलो। मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का जो दूसरा चैप्टर है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा दूसरा जो चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उसको आप नोट कर सकते हैं। अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते जाइए। तो यहाँ पर लिखा है कि आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक जीव सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम जो है बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। कहने का मतलब कि बहुत ऐसे जीव होते हैं या सजीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जो ब्रेड होते हैं, नम ब्रेड जिसमें नमी होती है, वो सड़ने लगती हैं और इनकी सतह पर क्या होता है? सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से आप देख सकते हैं। वैसे आप इसको नंगी आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी संरचना देखने के लिए आपको आवर्धक लेंस की सहायता लेनी पड़ेगी। सूक्ष्म जीव। अब हम सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्रियाकलाप दिया है, तो ये आप घर बैठे कर सकते हैं कि कई बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए, इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप देख सकते हैं, तो उसमें छोटे छोटे दिखाई देंगे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। या जल की बूंदें ले आइए, उसको कांच की स्लाइड पर फैलाकर फिर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखिए, तो आपको वो सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे। तो क्या आपको सूक्ष्म जीव जो है गति करते हुए दिखाई देते हैं? तो इन प्रेक्षणों से क्या पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। तो आप जब ये क्रियाकलाप करेंगे तो आपको दिखाई देंगे। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले जो कवक हैं, इनको आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं। तो हमने क्या कहा कि ब्रेड में नमी होती है, वर्षा ऋतु में क्या होता है? उस पर नमी आ जाती है और नमी की वजह से उस पर कवक उगाते हैं। तो उसको हम जो है आवर्धक लेंस से देख सकते हैं। उसको हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके अंदर की संरचना देखनी है तो आपको आवर्धक लेंस की सहायता पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। इसको आप नोट करिए कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो ये 4 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये 4 मुख्य वर्ग हैं सूक्ष्म जीवों के, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी आगे बताएंगे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक के कुछ सामान्य जीव आपको चित्र में दिखाए गए हैं, अभी आप देख सकते हैं। में अभी दिखाएंगे हम। अब पहला हमारा है विषाणु या वायरस। ये सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। तो विषाणु जो होते हैं, वायरस जिन्हें हम बोलते हैं, वो सूक्ष्म जीव होते हैं। ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। मतलब परपोषी का मतलब वो पेड़ पौधे या जीव जंतु की कोशिकाओं में रहने पर ही अपने संख्याओं में वृद्धि करते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि वे केवल
परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे एवं जीव जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु का फिगर आप देखेंगे आगे अभी। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। तो अगर पूछ ले कि जुखाम किससे होता है तो विषाणु से होता है। इन्फ्लुएंजा, फ्लू ये भी विषाणु से ही होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो खसरा भी विषाणु वायरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर पोलियो रोग दे दिया और पूछ लिया कि ये किससे फैलता है, विषाणु से, जीवाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से, तो आप क्या लगाएंगे? विषाणु से। पोलियो, खसरा, जुकाम, इन्फ्लुएंजा जिसको फ्लू बोलते हैं, और अधिकतर जो खांसी होता है, तो ये सभी क्या होते हैं? वायरस से फैलते हैं, विषाणु से। अब यहाँ पर अतिसार, मलेरिया जैसे रोग किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा। अतिसार और मलेरिया। फिर टाइफाइड और क्षय रोग, टीबी बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के द्वारा होते हैं, टाइफाइड और क्षय रोग। तो ये सब आपको नोट करना है, यही सब इम्पोर्टेंट है जो छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब फिगर आता है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं, ये स्पाइरल जीवाणु है। आप देख रहे हैं ये स्पाइरल की तरह है, तो इसीलिए इसको स्पाइरल को कहते हैं। और ये दूसरा है छड़नुमा जीवाणु, ये एकदम छड़ की तरह सीधा है। आप देख रहे हैं बिल्कुल सीधा है इनकी संरचना, इसी वजह से इनको छड़नुमा जीवाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं। तो ये दो तरह के आपने देखे जीवाणु। फिर यहाँ पर आपको याद रखना है कि शैवाल, अगर एग्जाम में आ गया कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, शैवाल प्रोटोजोआ क्या है, तो आप किस पे मारेंगे कि शैवाल है ये। और फिर स्पाइरोगायरा। तो दो चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि शैवाल के अंतर्गत ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या क्या है आते हैं? अमीबा आप सुने होंगे, पैरामीशियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। लास्ट है हमारा कवक। अब कवक के अंतर्गत क्या है? राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेड मोल्ड। राइजोपस, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम इसको बोलते हैं। और एक होता है एस्परजिलियस। क्या होता है? एस्परजिलस। तो ये तीनों नाम आपको एक जगह नोट करना है कि कवक के अगर उदाहरण में ये पूछ लिया जाए कि राइजोपस क्या है, कवक, प्रोटोजोआ या कुछ और, तो आप क्या लगाएंगे कि राइजोपस क्या है? कवक है। तो इसको आप तीनों नाम जो है अच्छे तरीके से लिख लेना है और उसको याद कर लेना। अब यहाँ पर जब इसका इस प्रकार की संरचना आपको दिखाई देगी, तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? पहली चीज आपको जानना है कि सूक्ष्म जीव क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव होते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, और कुछ बहुकोशिक होते हैं, जैसे कि कुछ शैवाल भी बहुकोशिक होते हैं और कुछ कवक भी। तो सूक्ष्म जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिक भी हो सकते हैं। तो इसमें कुछ जीवाणु, कुछ शैवाल, कुछ प्रोटोजोआ एक कोशिक हो सकते हैं और कुछ शैवाल और कवक बहुकोशिक भी हो सकते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो कहीं भी, कितनी भी बर्फीली जगह हो, कितना भी ठंडा मौसम हो, वो वहाँ भी जीवित रह सकते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी हो,
तो वो हर प्रकार की परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं और वो जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मरुस्थल, दलदल, जो बर्फीली जगह हो, उष्ण जगह हो, तो सब जगह ये विद्यमान होते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। तो जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं और जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, मतलब वो परपोषी जैसी प्रकृति के होते हैं, और कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जुआड़ समूह में रहते हैं। तो अमीबा कैसा है रहता है? सूक्ष्मजीव ये अकेले रह सकता है, लेकिन कवक और जीवाणु जो होते हैं वो समूह में रहते हैं। बात है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। सजीव और हम। सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं और कुछ हानिकारक हैं, जीवों में रोग के कारक हैं। तो आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करते हैं कि क्या हमारे लिए कौन से सूक्ष्मजीव जो हैं लाभदायक होते हैं और कौन से किससे हमें नुकसान होता है, हानिकारक होते हैं। मित्रवत सूक्ष्मजीव कौन से होते हैं? सूक्ष्मजीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही में, ब्रेड, केक आदि बनाने में किया जाता है। तो दही, केक, ब्रेड ये सब बनाने के लिए जो सूक्ष्मजीव उपयोग में लाए जाते हैं तो वो हमारे मित्रवत सूक्ष्मजीव होते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है दही बनता है, ब्रेड और केक बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल मतलब वाइन, शराब बनाने के लिए किया जाता था सूक्ष्म जीवों का, जिसको आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा भी शराब जो है बनाया जाता है। तो उसमें सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। फिर आता है कि पर्यावरण को अगर स्वच्छ रखना है तो उसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कार्बनिक जो अपशिष्ट होते हैं, चाहे वो सब्जियों के छिलके हो, जंतु अवशेषी होते हैं, मतलब जो मृत जीव जंतु होते हैं, और जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, तो ये सभी, इन सभी का अपघटन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। मतलब इनको अपघटित करके क्या किया जाता है, ये जो है उसमें मिट्टी में मिल जाते हैं अपघटित होकर। और ये अपघटन किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और जो मृत जीव जंतु होते हैं या मृत पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर भी पोषक तत्व होते हैं, और वो पोषक तत्व अपघटन के माध्यम से मिट्टी में मिल जाते हैं, और वही पोषक तत्व फिर क्या होता है? पौधे के द्वारा पुनः प्राप्त कर लिया जाता है उनके जड़ों के माध्यम से, और हानि रहित पदार्थ बनते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं जब अपघटन कर देते हैं जंतु अवशेषों का, तो हानि रहित पदार्थ बनते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं, और उससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी, उसकी उपजाऊ शक्ति में क्या होती है? वृद्धि होती है, उसमें पोषक तत्व मिल जाते हैं। जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है। कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। अभी हमने बताया कि मृदा की उपजाऊ शक्ति की वृद्धि में, उर्वरता की वृद्धि करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। अब कई ऐसे पौधे होते हैं, ज़्यादातर जो फलीदार पौधे होते हैं जिसमें फलियां उगती हैं, जैसे मटर के पौधे होते हैं, तो उनकी जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मतलब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके वो नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी में मिला देता है। उसी को कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और उसी माध्यम से, मिट्टी के माध्यम से पौधे की जड़ें जो होती है नाइट्रोजन का अवशोषण करती हैं। तो ये चीज़ हमने इसके पहले कक्षाओं में जब हम लेक्चर लिए थे तो ये सब हम बता चुके हैं।
आपने एक अच्छा साथ में पढ़ चुका कि जीवाणु जो होते हैं दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। तो जीवाणुओं के द्वारा दूध को दही में परिवर्तित करने की क्रिया किण्वन भी कहलाती है। ये भी हम बताए थे, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सा जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करता है। लैक्टोबैसिलस क्या है, लैक्टोबैसिलस इंपॉर्टेंट है, तो पूछा जा सकता है। हमने अपनी माँ को गर्म या गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है, जिससे दही जम जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, लैक्टो देख यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर आप ये नोट कर सकते हैं, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, चीज बोलते हैं इसको, अचार एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। तो ये सब जो उपयोगिता है जीवाणु का यहाँ पर बताया जा रहा है। रवा, जिसको सूजी बोलते हैं, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक दही है। तो आपने देखा होगा कि इडली बनाते वक्त दही का उपयोग किया जाता है, भटूरे को बनाने के लिए भी दही का उपयोग किया जाता है। तो ये सब उपयोगिता है जीवाणु का, क्योंकि उसमें जीवाणु पाए जाते हैं दही में, और उन्हीं की वजह से ये भटूरे अच्छे तरीके से बनते हैं, इडली भी अच्छे तरीके से बनती है। जीवाणु एवं ईस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। चाहे वो जीवाणु हो या ईस्ट हो, चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे क्या होती है, इडली और डोसा बनाएगा। तो किण्वन की वजह से इडली और डोसा जो है अच्छे तरीके से बनता है। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, पढ़ लेते हैं, देखें क्या है। एक बर्तन में आधा किलो आटा अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल में मिलाइए। आटा आधा किलो लीजिए या मैदा लीजिए, फिर उसमें क्या मिलाना है आपको, थोड़ी सी चीनी, इसको आप गर्म पानी इसमें मिलाना है। इसमें थोड़ी मात्रा एक चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूँथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं कि गूँथे हुए मैदे को उठा हुआ, मतलब फूल जाता है मैदा, खमीर द्वारा उठी हुई मैदा, तो स्पंजी हो जाता थोड़ा सा, तो इसीलिए मिलाया जाता है। ईस्ट ब्रेड बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ईस्ट केक। ईस्ट क्या करते हैं, तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। तो ईस्ट क्या करते हैं, यहाँ पर प्रक्रिया दिया है, इसको आपको जानना जरूरी है। ईस्ट क्या करते हैं, तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या उत्पादित करते हैं, CO2 गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो वही जो उठा हुआ भाग होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, गैस के बुलबुले होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले होते हैं, वही क्या करते हैं, मैदे के आयतन को बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे क्या होता है, ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। तो ये लगभग सभी जानते होंगे। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अगला पॉइंट है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो जितने भी उपयोगिता है आपको जानना जरूरी है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो किससे किससे किसमें इसकी उपयोगिता होती है, जौ, गेहूं, चावल और फलों के रस में उपस्थित जो प्राकृतिक शर्करा होती है, उसमें ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो ये सब आप नॉलेज रखिए। 500 ml का बीकर लेकर उसमें 3/4 भाग तक जल भरिए, इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिलाइए,
इसे 4-5 घंटे के लिए उस स्थान पर ढक कर रखिए। अब विलन को सूंघ कर देखिए, तो इसमें कुछ खट्टापन जैसा कुछ आएगा ऐसे ही। यह गंध कैसा है? चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। तो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि किण्वन क्या है। इसको आप नोट कर सकते हैं कि चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। तो क्या डाला गया था? ईस्ट। जो चीनी का घोल था उसमें क्या डाला गया था? ईस्ट डाला गया था, और उसके परिवर्तन से क्या बना? अल्कोहल। तो वो प्रक्रिया का हमारी हो गई किण्वन अथवा फर्मेंटेशन। तो ये आप याद कर सकते हैं इसको। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर पूछे कि किण्वन की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 ईस्वी में की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की या किण्वन की खोज किसने की। तो लुई पास्चर 1857 ईस्वी में। अब सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग की बात करते हैं हम कि क्या उपयोग होता है। जब आप कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। तो इन औषधियों का स्रोत जो होता है वो सूक्ष्म जीव ही होता है। तो ये जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं वो इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है। इसमें ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। तो ये जो प्रतिजैविक दवाएं होती हैं ये क्या करती हैं? सूक्ष्म जीवों के को नष्ट करती हैं या उनकी वृद्धि को क्या करती हैं? रोक देती हैं। तो इस प्रकार की औषधि को क्या कहते हैं? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक दवाई किसको बोलते हैं? जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है या उनकी वृद्धि को जो है रोक दिया जाता है। तो वो हमारी औषधि क्या होती है? प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। जैसे आप नाम नोट कर सकते हैं कि प्रतिजैविक दवाओं का अगर उदाहरण पूछ ले तो आप ये 3 नाम याद कर सकते हैं। एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, दूसरा है टेट्रासाइक्लिन और तीसरा है एरिथ्रोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। तो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ये प्रतिजैविक दवाएं हैं। तो एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है। तो आप क्या लगाएंगे? एंटीबायोटिक। तो ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाएं थी प्रतिजैविक, इन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किससे उत्पादित किया जाता है? कवक और जीवाणु से। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि प्रतिजैविक क्या होता है और उसका उदाहरण आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको नोट करिए कि सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु जो है फफूंद द्वारा मारे गए। तो इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, हमें पूछ ले कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप क्या लगाएंगे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो पेनिसिलिन
की खोज किसने की थी? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। केवल हम सीटेट की बात नहीं कर रहे हैं, और भी अदर एग्जामों में ये पूछा जा चुका है। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। तो पशु आहार जो होता है और कुक्कुट आहार मतलब मुर्गी पालन में जो आहार दिए जाते हैं, तो उसमें भी जो है प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। तो पशुओं में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, उनकी वृद्धि को रोकने के लिए इनके आहारों में मिलाया जाता है प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। तो आप उपयोगिता देख सकते हैं कि प्रतिजैविक दवाओं का कहाँ कहाँ कैसे होता है। तो ये सूक्ष्म जीवों के संवर्धन को रोकने के लिए इन दवाओं का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाएं लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। इसीलिए हमें बिना किसी लक्षण के जो है प्रतिजैविक दवाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर करें तो डॉक्टर की सलाह में ही करें। तो अगर ऐसा आप बार बार प्रतिजैविक दवाएं लेते रहेंगे, तो जब आप बीमार होंगे तब आप जब प्रतिजैविक दवाएं लेंगे तो उसका असर, तो इसीलिए हमें कोई भी दवा लें तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो जो सर्दी जुकाम या फ्लू होते हैं, तो उसमें प्रतिजैविक दवाएं प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करती हैं, वो विषाणुओं के प्रवर्धन को नहीं रोक पाती हैं। क्योंकि सर्दी जुकाम और फ्लू क्या होता है, वो विषाणु के द्वारा फैलता है। लेकिन प्रतिजैविक जो दवाएं होती हैं वो प्रभावशाली नहीं होती हैं विषाणु को रोकने के लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, वो है हमारा वैक्सीन, जिसको टीका बोलते हैं। तो ज़्यादातर आप तो जानते होंगे कि वैक्सीन या टीका क्यों लगाया जाता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगाया जाता है, ताकि रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित हो अंदर मनुष्य के शरीर के अंदर। इसी वजह से वैक्सीन टीका लगाए जाते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। इसी को एंटीजन बोलते हैं। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करते हैं, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। तो शरीर को यह भी पता होता है कि वही सूक्ष्मजीव जो है अगर हमारे शरीर में प्रवेश पुनः करते हैं, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। तो अगर उसी प्रकार के सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, तो एंटीजन भी उसी प्रकार का बनेगा उससे लड़ने के लिए। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक जो होते हैं उसको नष्ट कर देती हैं। तो यही हमने कहा कि जिस प्रकार उसी प्रकार कोशिकाओं में जो है प्रतिरक्षी उत्पन्न होंगे लड़ने के लिए, जो रोग कारक होते हैं रोग को फैलाने के लिए, तो उसको नष्ट करेंगे यही प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है
और रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती है। तो जो रोग कारक होते हैं तो उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? प्रतिरक्षी करते हैं, एंटीजन। इस प्रकार टीका जो है कार्य कैसे करता है आपको पता चल गया। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन या टीके के द्वारा रोका जा सकता है। तो हैजा के लिए टीका बना है, क्षय के लिए क्षय रोग बोलते हैं इसको, चेचक, हेपेटाइटिस, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन जो है बन चुकी है। तो ये प्रतिरक्षी एंटीजन के आधार पर ही कार्य करते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने 1798 ईस्वी में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं इसको आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। कि आप इन रोगों की सूची को तैयार कर सकते हैं। कमेंट में बताइए कौन कौन से टीके आपको लगे हैं। इसके लिए आप माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविज़न या समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है। तो ये एक पोलियो ड्रॉप जो है ऐसा टीका है जो मुंह के माध्यम से दिया जाता है, इंजेक्शन के माध्यम से नहीं दिया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी एक टीका है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्मजीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे जो शैवाल होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या करते हैं? स्थिरीकरण कर सकते हैं। स्थिरीकरण करने का मतलब उसको एब्जॉर्ब करके मिट्टी में मिला देते हैं और वहाँ से पौधे क्या करते हैं? जड़ के माध्यम से अवशोषित कर लेते हैं नाइट्रोजन को। इस प्रकार जो है मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो ये जो जीवाणु नीले हरे शैवाल होते हैं जो स्थिरीकरण करते हैं नाइट्रोजन का, उनको क्या कहते हैं? जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ पर फिगर दिया है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया है। तो ये साइनोबैक्टीरिया का फिगर दिया है। तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये एक नीले हरा शैवाल है साइनोबैक्टीरिया। अब आते हैं पर्यावरण का शुद्धिकरण। आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली और बूझो एवं दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद इसका विघटन होने से यह खाद में परिवर्तित हो गया। पहली प्रकार हो सकता है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका अपघटन हुआ।
अब एक क्रियाकलाप दिया है, इसमें देखते हैं क्या दिया है। 2 गमले लेकर प्रत्येक में मिट्टी से आधा भर दीजिए। ए और बी चिन्हित कर दीजिए गमलों को। एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच, खाली बोतल, प्लास्टिक की टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए। 3-4 सप्ताह बाद उसका आप प्रेक्षण कर दीजिए। तो प्रेक्षण जब आप करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आप दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है? बिल्कुल दिखाई देता है। आप क्या देखेंगे कि गमला की पादप अवशिष्ट का अपघटन हो गया है। यह कैसे हुआ? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अवशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद में बदल दिया गया। किसके माध्यम से? सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। तो इस प्रकार इस प्रक्रिया में बने जो पोषक तो इस प्रक्रिया में जो पोषक बने हैं पौधों द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है इन्हें। तो इसके पहले भी हमने बताया था कि जो मृत जीव होते हैं या मृत पेड़ पौधे होते हैं, जब सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनका अपघटन हो जाता है तो उसके माध्यम से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उनमें जो पोषक तत्व पहले से मौजूद थे वो मिट्टी में चले जाते हैं। फिर पौधों के द्वारा, जो जीवित पौधे होते हैं उनके द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है पोषक तत्वों का। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच, खाली बोतल, खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार के परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता है। जो कांच के ग्लास होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ होती हैं, तो इन सब चीज़ों में जो है अपघटन नहीं होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मिट्टी में हमें प्लास्टिक को नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये प्लास्टिक जो है उसमें सड़ते नहीं हैं और मिट्टी में मिलते नहीं हैं, जिस वजह से उसकी जो उपजाऊ शक्ति होती है मिट्टी की धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। इसलिए पॉलीथीन का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उन मृत पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसी वजह से जो है सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? जीवाणु को और कवक को प्रकृति का अपमार्जक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकृति के अपमार्जक। हानिकारक सूक्ष्मजीव। अभी तक तो आपने उपयोगिता पढ़ी थी सूक्ष्मजीवों की। अब हानिकारक क्या होता है सूक्ष्मजीवों से, वो अब हम जानेंगे। सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक या रोग कारक भी बोल सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मनुष्यों में या जंतुओं में, पेड़ पौधों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, मतलब खराब कर देते हैं भोजन को, कपड़े को, चमड़े की वस्तुओं को। तो आइए हम जानते हैं उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, तो सूक्ष्म जीव वो कैसे प्रवेश करते हैं हमारे अंदर? पहला तो होता है श्वास के द्वारा हो सकता है, या हम जो जल पीते हैं उसके माध्यम से हो सकता है, या जो हम भोजन करते हैं उसके माध्यम से सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जो है प्रवेश कर सकते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। तो कुछ रोग जो है कांटेक्ट के माध्यम से भी होते हैं, जैसे इस टाइम जो है कोविड-19 चल रहा है, तो ये संपर्क के माध्यम से होता है।
तो एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने से उसे भी कोविड-19 हो सकता है। तो सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं तो उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग। मतलब ये संचरण के माध्यम से फैलते हैं, वायु, जल, भोजन या कांटेक्ट के माध्यम से, तो इसीलिए इसको संचरणीय रोग कहलाते हैं ये। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप जानते हैं हैजा, सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम है तो उसके संपर्क में आने वाले लोगों को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। फिर है चिकन पॉक्स है, क्षय रोग है, इसको टीबी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस से फैलता है। तो ये भी क्या है? संचरणीय रोग है, संपर्क में आने से हो जाता है वायु के माध्यम से। ये जो क्षय रोग होता है ये वायु के माध्यम से फैलता है। तो सर्दी जुकाम ये भी वायु के माध्यम से। तो ये जितने यहाँ पर दिए हैं, हैजा, सामान्य जो सर्दी जुकाम होते हैं, चिकन पॉक्स, क्षय रोग, ये किस प्रकार के रोग हैं? संचरणीय रोग होते हैं जो बैक्टीरिया के माध्यम से फैलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो एक चीज और है कि जो जुकाम होता है वो वायरस से फैलता है, अभी इसके पहले हमने बताया था। तो लेकिन ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? वो बैक्टीरिया से फैलता है। तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक जो वायरस होते हैं, विषाणु होते हैं, वो वायु में आ जाते हैं। जब कोई व्यक्ति जुकाम से पीड़ित होता है, अगर वो छींक मारता है तो क्या होता है? सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उसके नाक से, उसके मुंह से कुछ सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं, ड्रॉपलेट्स उसी को बोलते हैं। तो वो हजारों रोग कारक वायरस उसमें होते हैं, वो क्या करते हैं? वायु में आ जाते हैं, वायु में मिल जाते हैं। और यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाले वायु के साथ दूसरे व्यक्तियों में प्रवेश कर जाता है तो उसे भी जुकाम हो जाता है। तो ये वायु के माध्यम से फैल रहा है, इसी वजह से संचरणीय रोग इन्हें कहते हैं। हमें छींकते समय क्या करना चाहिए? अपने मुंह पर या नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखी जाए। तो जो व्यक्ति संक्रमित है उससे आप दूरी बना के रखिए तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं तो मुंह, नाक पर रुमाल जरूर बांध कर चलना चाहिए। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कीट पतंगे और जंतु होते हैं जो रोगों को फैलाने का काम करते हैं। मतलब कि जो रोग कारक होते हैं, जैसे कोई सूक्ष्म जीव होता है, वो क्या करते हैं? सूक्ष्म जीवों को फैलाने का काम करते हैं। एक जंतु से दूसरे जंतु या एक जंतु से दूसरे मनुष्यों में ये सूक्ष्म जीव जो है फैल जाते हैं और उसी के माध्यम से रोग होता है। तो बहुत सारे जीव जंतु होते हैं वो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। तो घरेलू मक्खी का उदाहरण आप कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए कि लैट्रिन के माध्यम से अगर मक्खी उस पर बैठती है, फिर आपके भोजन पर आकर बैठ जाती है, तो इससे क्या होगा? जो उसमें वायरस होगा वो आपके भोजन के माध्यम से अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार मक्खी के द्वारा जो है आपने देखा कि ये सूक्ष्मजीवों के रोगवाहक की तरह कार्य करते हैं। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती हैं और रोगाणु क्या होते हैं? उसके शरीर पर चिपक जाते हैं। और जब यही मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती हैं तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना रहती है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए, बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर
प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी होता है। तो मच्छर क्या होता है, प्लाज्मोडियम का वाहक होता है, मतलब मलेरिया परजीवी, इसी के माध्यम से जो है मलेरिया होता है। उस परजीवी का क्या नाम है, प्लाज्मोडियम। याद रखना है आपको, मलेरिया किस परजीवी से होता है, प्लाज्मोडियम। और ये किसके माध्यम से फैलता है, मच्छरों के माध्यम से। मच्छर क्या करते हैं, इनके शरीर पर प्लाज्मोडियम जो है परजीवी चिपक जाता है, और जब ये मनुष्य को काटते हैं तो वो परजीवी हमारे रक्त में फैल जाता है, प्लाज्मोडियम, उसी से हमें मलेरिया होता है। मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है, तो ये भी आपको नोट करना है। डेंगू किसके माध्यम से फैलता है, मादा एडिस मच्छर के द्वारा। तो मादा एडिस मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। तो डेंगू का जो वायरस होता है वो किसके माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, मादा एडिस मच्छर के। हम मलेरिया अथवा डेंगू के नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर फिगर दिया है मादा एनाफिलिस मच्छर का। तो अध्यापक हमें क्यों कहते हैं कि हमें आसपास जो है पानी एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। तो किस प्रकार हम मलेरिया या डेंगू को रोक सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए, चाहे वो कूलर, टायर हो या फूलदानों में इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। तो ये सब उपाय हैं जिससे मलेरिया या डेंगू ना फैले, ये आपको करनी होती है। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिससे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो ये सब आपको ध्यान देना है, कहीं भी गंदगी नहीं फैलाना है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। अब ये पूरा चार्ट है, कुछ मानव रोग हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव हैं, किस प्रकार फैलता है, इनके उपाय क्या हैं, बचाव के सब दिए गए हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला है हमारा क्षय रोग। ये किससे फैलता है, जीवाणु। अभी ऊपर हमने बताया था बैक्टीरिया जीवाणु से क्षय रोग फैलता है, वायु के माध्यम से फैलता है। रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। तो जो रोगी व्यक्ति होते हैं उनको अलग रखना चाहिए, और उनकी जो वस्तुएं, उपयोग की वस्तुएं होती है उनको भी अलग करना चाहिए, और उचित समय पर टीकाकरण करना चाहिए। अगला है खसरा। ये वायरस से फैलता है और ये भी वायु में फैलता है, बचाव का उपाय वही है। फिर है चिकन पॉक्स, ये भी वायरस, ये भी वायु या सीधे संपर्क से भी फैलता है। पोलियो वायरस से फैलता है, ये भी वायु के या जल के माध्यम से फैल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। मेन चीज़ होता है ये कि वह किससे फैलता है। तो खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों किससे फैलते हैं, वायरस से। लेकिन क्षय रोग किससे फैलता है, जीवाणु से। अगर जुकाम की बात करें तो वो भी वायरस से फैलता है। अगला है हमारा, ये बचा हुआ है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है हैजा। ये भी किससे फैलता है, ये जीवाणु से, बैक्टीरिया से फैलता है हैजा। ये जल के माध्यम से या भोजन के माध्यम से फैलता है। अब इसके बचाव के क्या उपाय हैं कि व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। तो हमें स्वच्छ जल पीना चाहिए या उबाल कर पीना चाहिए पानी, और भोजन पका हुआ हो। हमारी जो अच्छी आदतें हैं, स्वच्छता को ध्यान में रखना चाहिए। फिर आता है टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है ये भी जीवाणु से फैलता है और ये जल के माध्यम से फैलता है। अगर हम दूषित जल पी लेते हैं तो उससे हमें हैजा या टाइफाइड होने के चांस रहते हैं। फिर आता है हेपेटाइटिस ए। ये वायरस से फैलता है और जल के माध्यम से फैलता है। जल के माध्यम से वायरस से फैलता है हेपेटाइटिस ए। उपाय क्या है, उबले हुए पेयजल का उपयोग। तो जो हम जल पीते हैं वो स्वच्छ होना चाहिए,
या उबाल कर अच्छे तरीके से फिर ठंडा करके पीना चाहिए, और टीकाकरण करवाना चाहिए हेपेटाइटिस ए का। फिर आता है मलेरिया, ये प्रोटोजोआ से फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है? प्रोटोजोआ, और ये मच्छर के माध्यम से फैलता है। मच्छर के माध्यम से जो प्रोटोजोआ होता है वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, रक्त में फैल जाता है, और उसी के माध्यम से मलेरिया होता है। हमें मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव या मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। तो ये मलेरिया रोकने है। सभी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में जरूर पूछे जाते हैं रोग से क्वेश्चन एक दो। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने रोकने के कुछ उपाय दिए गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। तो जंतुओं में रोग कारक जीवाणु क्या हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप शॉर्ट ले लीजिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। रॉबर्ट कोच सन 1876 में बेसिलस एंथ्रेसिस, क्या? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। तो एंथ्रेक्स रोग की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच। और ये किससे फैलता है? बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से फैलता है। और इसकी खोज की थी किसने? अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज किसने की थी, तो किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में। और इससे होने वाला रोग क्या है? एंथ्रेक्स रोग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते चलिए। तो ये जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स अभी हमने बताया, किसने खोज की? रॉबर्ट कोच। तो एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। मनुष्य एवं मवेशियों, मवेशियों मतलब गाय, घोड़ा, भैंस, ये सब जो होते हैं चरने वाले जीव होते हैं, उनको मवेशी बोलते हैं। तो मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है एंथ्रेक्स, जो किसके माध्यम से फैलता है? किससे फैलता है? जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। तो गाय में जो खुर आप देखे होंगे, खुर में ऐसा रोग होता है कि जैसे घाव हो जाता है उनके खुर में, और वहाँ से खून निकलता है, और मुंह का रोग भी होता है, तो इसको एंथ्रेक्स बोलते हैं। तो किससे फैलता है? बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु से फैलता है। उसको आप नोट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बैसिलस एंथ्रेसिस, किसने खोज की? रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक हैं। रोग के कारण फसल की उपज में क्या होती है? कमी आ जाती है। तो तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाए गए हैं। कुछ रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्म जीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पौधों में होने वाले कुछ रोग जो सूक्ष्म जीवों से होते हैं, पहला है हमारा नींबू कैंकर। ये एक पादप रोग है, नींबू कैंकर। नींबू में होता होगा तभी नींबू कैंकर यहाँ पर लिखा है। तो ये जीवाणु के द्वारा होता है। किससे होता है? वायु के द्वारा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। गेहूं का रस्ट रोग, गेहूं का रस्ट रोग ये कवक के माध्यम से होता है, और ये वायु एवं बीज में होता है, सॉरी
वायु या बीज के माध्यम से होता है, गेहूं का रस्ट। फिर है भिंडी की पीत, ये वायरस के माध्यम से होता है, वायरस के द्वारा होता है, कीट के माध्यम से फैलता है। भिंडी में भिंडी की पीत रोग, पीत रोग किस में होता है? भिंडी में। रस्ट रोग किस में होगा? गेहूं में। तो ये याद रखना है। तो पीत रोग भिंडी में किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा और कीट के माध्यम से फैलता है। और गेहूं में रस्ट जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, वायु एवं बीज के माध्यम से फैलता है। और नींबू कैंकर जीवाणु से होता है, वायु के द्वारा। अब है अगला पॉइंट हमारा, खाद्य विषाक्तन, फूड पॉइजनिंग। क्या है? फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तन। बूझो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंत्रित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाए। घर आने पर उसे वमन, उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है, मतलब फूड पॉइजनिंग है। मतलब भोजन खराब हो गया था, उसके बाद इसने भोजन को खाया, जिसकी वजह से जो वायरस होंगे, मतलब जो सूक्ष्म जीव होंगे, वो उसके पेट में प्रवेश कर गए होंगे। इसी वजह से उसको उल्टी हो रहा था। तो फूड विषाक्तन जो प्रक्रिया होती है, उसको बचाने के लिए क्या क्या उपयोग किए जाते हैं, क्या क्या उसमें मिलाया जाता है, कैसे भोजन को जो है संरक्षित किया जाता है, ये सब हम आगे जानेंगे। पहली को आश्चर्य हो जाता है कि भोजन कैसे विष बन गया। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो हमारे भोजन में उत्पन्न वाले सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है, अथवा कभी कभी उसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु भी हो सकती है फूड पॉइजनिंग से। अतः यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित होने से बचाएं। अब आते हैं खाद्य परिरक्षण। किस प्रकार जो है खाद्य का परिरक्षण किया जाता है, खाद्य को कई दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, और ये कैसे रखा जाएगा, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, क्या मिलाया जाता है इसमें, ये सब, मतलब खाद्य पदार्थों को किस प्रकार हम इसका भंडारण कर सकते हैं ताकि ये काफ़ी समय तक स्वस्थ रहें। ये खाद्य अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। तो क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक प्रक्रिया है? बिल्कुल। पहेली ने कुछ आम खरीदे, परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ उपाय या तरीकों के बारे में जानते हैं, जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव का उपाय करना चाहिए। तो रासायनिक उपाय, पहला उपाय है कुछ पदार्थ को किस प्रकार जो है रासायनिक माध्यम से उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसका भंडारण किस प्रकार करेंगे। पहला उपाय हमारा रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। तो नमक और खाद्य तेल क्या होते हैं? परिरक्षक होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में सहायक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं? परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग क्या करते हैं? अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है।
तो अचार बनाने में एक प्रकार का खाद्य अम्ल का उपयोग किया जाता है जो जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से रोकता है, और नमक भी क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से रोकता है। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है, इसको आप तुरंत नोट कर लीजिए। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड क्या है? सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि खाद्य परिरक्षक के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर चारों विकल्प में सोडियम बेंजोएट आ जाता है या एक और विकल्प सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इन दोनों में से कोई एक ही देगा, तो ज़्यादातर सोडियम बेंजोएट ही विकल्प में होता है। तो इसको आप तुरंत लगा दीजिए कि सोडियम बेंजोएट जो है वो सामान्य परिरक्षक के रूप में, खाद्य परिरक्षक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग उन्हें संदूषित होने से बचाता है। तो जैम और स्क्वैश जो बनाया जाता है तो उसमें सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग किया जाता है, जिससे वो कई दिनों तक बने रहते हैं, मतलब उनको संरक्षित रखा जा सकता है जैम को या स्क्वैश को। तो संदूषित होने से वो काफ़ी दिन तक बचे रहते हैं। तो आपने देखा कि कौन से रासायनिक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं खाद्य परिरक्षण में? सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब दूसरा उपाय है, वो है नमक के द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। आपने घरों में देखा होगा कि आम को जो है छोटे छोटे पार्टों में काट लिया जाता है, उसमें नमक डालकर कुछ टाइम के लिए धूप दिखाकर फिर उसको बंद करके रख दिया जाता है। तो नमक क्या करते हैं, ये उसमें सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकते हैं। तो इसीलिए नमक का उपयोग किया जाता है परिरक्षण में। तो सभी ने घरों में देखा होगा। और मछली, मांस को भी संदूषित होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग किया जाता है, तो नमक से ढक दिया जाता है उन्हें। चीनी द्वारा परिरक्षण, अगला तरीका क्या है? जैम, जेली, स्क्वैश किसके द्वारा किया जाता है? चीनी द्वारा। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है। अगर खाद्य पदार्थ में चीनी डालते हैं तो वो क्या करते हैं, नमी को कम कर देता है वो, जिससे वो खाद्य पदार्थ संदूषित नहीं होता है और वो जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित कर देता है। तो इस प्रकार जो है चीनी का उपयोग परिरक्षण में हम करते हैं। अगला है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। अब तेल सिरके द्वारा किस प्रकार किया जाता है? तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषण से बचाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते हैं। तो तेल में या सिरके में जीवाणु जो है जीवित नहीं रह सकते हैं, इसीलिए अचार को जो है तेल में डुबा कर रखा जाता है, जिससे उसमें जो जीवाणु है वो वृद्धि ना करें। सब्जियां, फल, मछली और मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जा सकता है। अब गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी माँ को दूध उबालकर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में भी रखते हैं, क्योंकि कम ताप पर सूक्ष्मजीव क्या करते हैं? वृद्धि नहीं करते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है कम ताप पर। इसीलिए खाद्य पदार्थों को जो है रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। थैलियों में आने वाला जो दूध होता है संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? तो पाश्चरीकृत है, इसका मतलब हमें जानना होगा कि पाश्चरीकरण होता क्या है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है। जो पाश्चरीकृत दूध होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, उनको आप बिना उबाले उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त, क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। तो पाश्चरीकृत की क्रिया में यही किया जाता है
कि सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है वो। तो हम जो दूध गर्म करते हैं तो गर्म करने से भी यही होता है कि सूक्ष्म जीव होते हैं जो इसमें वो नष्ट हो जाते हैं। तो पश्चीकरण होता क्या है? इसके लिए दूध को सत तो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान देना है, तुरंत आपको नोट करना है। तो आप तुरंत यहाँ से नोट कर लीजिए कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक अचानक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाश्चीकरण कहते हैं। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है कि पाश्चीकरण होता क्या है, इसकी खोज किसने की थी। तो पाश्चीकरण की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसमें किया जाता है कि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसको पैकिंग कर दिया जाता है। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पास्चर ने किया था। इसे क्या कहते हैं? पाश्चीकरण कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो भंडारण या पैकिंग के माध्यम से भी इनको पैक करके बेचा जाता है। तो पैकिंग ऐसा होता है कि उसमें वायु प्रवेश ना करें। तो इस प्रकार भी जो है परिरक्षण होता है खाद्य पदार्थों का। अब आते देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। आपने कक्षा 6-7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है। जो लैग्यूम पौधे, जो दलहनी पौधे फसलें होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैग्यूम पौधे। तो उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। तो जो राइजोबियम जीवाणु होते हैं वो इन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। राइजोबियम लैग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं, तो जो जड़ होती हैं उनकी ग्रंथिकाएं जो होती हैं जड़ में, उसी में ये पाए जाते हैं। जैसे सेम, मटर, जो एक सहजीविता है। जब मटर उगाया जाता है तो उसके साथ सेम भी उगाया जाता है, क्योंकि ये सहजीविता का काम करते हैं। तो इनकी जड़ की ग्रंथिकाओं में क्या पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित जो बिजली चमकता है उसके माध्यम से भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा कि यह कैसे संभव है। आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लेग्यूम के पौधे हैं, चाहे वो मटर का पौधा है या सेम का। तो ये दलहनी फसलें हैं, तो इन्हें लेग्यूम के पौधे भी बोलते हैं, लेग्यूम पौधे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ग्रंथिकाएं आप देख रहे हैं जड़ों में हैं। तो इसी के माध्यम से जो है यहीं पर जो है राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मतलब जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है उसको एब्जॉर्ब करके मिट्टी में मिला देते हैं और उसके माध्यम से जड़ की ग्रंथिकाओं से इसको अवशोषित कर लिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र। अब नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखते हैं। हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन होता है? 78%, 78% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। और ऑक्सीजन कितना होता है? 21% होता है। और इसके अलावा 1% अन्य गैसें होती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो 0.03% होता है, CO2 होता है। और इसके अलावा ऑर्गन और जो बचे हुए कुछ गैसें होती हैं पाई जाती हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो सभी सजीवों का आवश्यक संगठन है, जो प्रोटीन, पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड एवं विटामिन में उपस्थित होता है।
तो जो नाइट्रोजन होता है, सभी सजीवों का जो आवश्यक संगठक होता है ये नाइट्रोजन, ये प्रोटीन में पढ़ित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है नाइट्रोजन। पौधों एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं करते हैं। इसी वजह से इनका स्थिरीकरण जो है किसके माध्यम से होता है? राइजोबियम, जीवाणु के माध्यम से, या तड़ित बिजली के द्वारा। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे जो शैवाल होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है? नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं, और जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा कर लेते हैं। तो यही नाइट्रोजन के यौगिक मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ से जड़ों के द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। तो ये जो अवशोषित नाइट्रोजन होता है जड़ों के द्वारा कर लिया जाता है, इसका उपयोग किसके संश्लेषण में करते हैं? प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त करते हैं। तो पौधों पर निर्भर करने वाले जो जंतु होते हैं, तो पौधे पर क्यों निर्भर करते हैं? क्योंकि पौधे में प्रोटीन, नाइट्रोजन यौगिक होते हैं और वहीं से ये अपना प्रोटीन और नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु जब हो जाती है उसके बाद मिट्टी में उपस्थित जो जीवाणु या कवक होते हैं वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, जो पौधों में नाइट्रोजन होता है, जंतुओं में कुछ नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो उसको जो है नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और वो मिट्टी में मिल जाते हैं और वो पौधे क्या करते हैं? इसका उपयोग पुनः कर लेते हैं। और इसी प्रकार कुछ जो है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं उनमें, जो मिट्टी में मिल जाते हैं और जड़ों के माध्यम से वो पोषक तत्व अवशोषित कर लिए जाते हैं। कुछ विशिष्ट जीवाणु जो है नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती हैं। और कुछ ऐसे जीवाणु भी पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैसों में भी परिवर्तित कर देते हैं और वो सीधे वायुमंडल में चले जाते हैं। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ये नाइट्रोजन चक्र है कि पहले क्या है कि राइजोबियम जो जीवाणु है उनकी जड़ों की ग्रंथिकाओं में जो पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उसके माध्यम से क्या होता है? नाइट्रोजन से नाइट्रोजन यौगिक बनते हैं और मिट्टी के माध्यम से पौधे की जड़ें होती हैं नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेती हैं। फिर क्या होता है कि वही जो पौधे, पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं जब मृत हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं, जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तब जब वो उनका अपघटन होता है कवक के द्वारा या जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, तब उनमें जो उपस्थित नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं उनके अंदर, पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर, तो उनको नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और यही नाइट्रोजन यौगिक जो है पौधों के द्वारा उपयोग कर लिया जाता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि वायुमंडल में, और फिर क्या होता है, कुछ और भी ऐसे जीवाणु क्या होते हैं, वो इन नाइट्रोजन यौगिकों को सीधे गैस में परिवर्तित कर देते हैं और वो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस चली जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि नाइट्रोजन का जो संतुलन है वो बना रहता है वायुमंडल में। तो इसी को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। आप इस फिगर को देख के समझ सकते हैं, यह है नाइट्रोजन चक्र। पहला चीज यहाँ पर मिट्टी में, ये वाला पॉइंट, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक। फिर ये वाला जो तीर गया है यहाँ पर, इसमें क्या दिया है कि जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। तो कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं, तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं उनको गैस में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेज देते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन में चले जाते हैं। फिर वो
वायुमंडलीय नाइट्रोजन तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर दिए जाते हैं और वो फिर पुनः मिट्टी में नाइट्रोजन की यौगिक के रूप में चले जाते हैं। तो ये तो पहला चक्र था समझने के लिए। फिर दूसरे चक्र में आते हैं यहाँ पर। तो मिट्टी में जो उपस्थित नाइट्रोजन की यौगिक होते हैं वो अवशोषण कर लिए जाते हैं पौधों के द्वारा और फिर जंतुओं के द्वारा पौधों को खाया जाता है और वो नाइट्रोजन का अवशोषण करते हैं। फिर उत्सर्जन एवं जीवों के मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन के अपशिष्ट होते हैं वो फिर मिट्टी में चले जाते हैं। तो इस प्रकार भी नाइट्रोजन का क्या होता है, चक्रण हो रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन चक्र। तो ये पौधों और जंतुओं फिर मिट्टी में मिलना, ये दूसरी प्रक्रिया थी। और जो इसके पहले हमने बताई थी कि मिट्टी में जो नाइट्रोजन की यौगिक है वो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों को गैसों में परिवर्तित करके वायुमंडल में भेज दिए जाते हैं। फिर वही नाइट्रोजन गैस तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके फिर वो मिट्टी में चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमने जो देखा था कि तड़ित के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है। फिर एक यहाँ पर तीर गया है, तो दूसरा हमको समझना है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा भी स्थिरीकरण होता है। फिर वो जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के माध्यम से फिर वो पौधे उसका अवशोषण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जो है चक्रण चलता रहता है। तो आप समझ गए होंगे, तो यही है हमारा नाइट्रोजन चक्र। तो ये थे हमारे इस चैप्टर में जो हमने, तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप गलत नहीं, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाइए, एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं, उससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं। तो कुछ हमने इस चैप्टर में क्या सीखा देखते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। यह बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों, मरुस्थल, दलदल हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधे, जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों हो सकते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप या जंतु में गुणन करते हैं। तो जीवाणु हमारे अंदर या पौधों के अंदर, जीवाणुओं के अंदर वृद्धि करते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव औषधि या अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में उपयोगी हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अवरुद्ध कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रकृति के अपमार्जक भी बोले जाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार और मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं, इसको याद कर लीजिए। कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विषाक्त भी कर देते हैं जिससे फूड पॉइजनिंग होती है खाने के बाद उसको। कुछ सूक्ष्मजीव लैग्यूम पौधे जो दलहनी पौधे होते हैं उनकी जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि भी होती है। तो ये हम सब बता चुके हैं पॉइंट। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु या नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करके फिर मिट्टी में मिल जाते हैं और वहाँ से पौधे नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो इस प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रोजन चक्र जो है वह इस प्रकार चलता रहता है। तो ये थे हमारा चैप्टर 2 था, एनसीईआरटी कक्षा 8 साइंस का दूसरा चैप्टर था। तो आई होप ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं इसमें क्या दिया है, क्या आप जानते हैं। जी, जीवाणु पृथ्वी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे। ये बहुत सख्त जीव हैं इसलिए वे कठिन परिस्थिति में भी रह सकते हैं। वे मिट्टी के बर्तन में उबलते ठंडे बर्फीले पानी में जीवित पाए गए हैं। वे कास्टिक सोडा की झील एवं सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के पोखरे में पाए गए हैं।
वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं। वे संभवतः अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं। एक प्रकार का जीवाणु कैमरे में देखा गया जो चंद्रमा पर 2 वर्षों से था। संभवतः कोई पर्यावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवाणु जीवित ना रह सके। तो ये आप जान गए होंगे कि जीवाणु जो है कहाँ कहाँ रह सकते हैं, किन किन परिस्थितियों में रह सकते हैं। तो इससे आप जान गए होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।